आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं सदाचार का तावीज़, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। अगर आपको हरिशंकर परसाई जी के बारे में नहीं पता है तो जरूर पता करिएगा। हरिशंकर परसाई जी प्रसिद्ध है अपने व्यंग्यपूर्ण लेखन के कारण। हरिशंकर परसाई जो भी लेख लिखते हैं उसके अंदर बहुत ही कड़ा व्यंग्य छिपा होता है। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में व्यंग्य कूट कूट के भरा होता है। अगर आपने इनकी एक आधी रचना भी पढ़ी हो तो आपको पता होगा। अगर आपने हरिशंकर परसाई की एक भी रचना नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आज आप एक पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है सदाचार का तावीज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस निबंध को। तो इस निबंध के अंदर बेसिकली जो मुद्दा हरिशंकर परसाई जी ने एक स्टोरी के माध्यम से उठाया है वो है भ्रष्टाचार के ऊपर उठाया है। यहाँ बोर्ड पे बहुत ही गंदा सा लिख रखा है, इसके ऊपर ध्यान मत देना, मैंने फटाफट थोड़ा जल्दी में लिख दिया है और मेरी बातों पे आप फोकस करिए, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। इस निबंध के अंदर हरिशंकर परसाई जी ने जो मुद्दा उठाया है वो भ्रष्टाचार को लेकर के उठाया है। तो हरिशंकर परसाई जी ने इस भ्रष्टाचार की समस्या को किस प्रकार से सामने रखा जानते हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट करी है जिस स्टोरी के अंदर मान लीजिए पूरी की पूरी स्टोरी है। तो उस स्टोरी के जो पात्र है, एक राजा है, उसका राज्य है और राजा के दरबारी तो होते ही हैं, ठीक है दोस्तों, वो दरबारी हैं। तो इस दरबार के अंदर अब डिस्कशन चल रहा है राजा का, दरबारियों का, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है राजा और दरबारिया के अलावा जिनके लिए ये लोग काम करते हैं वो है जनता, ठीक है। तो जनता बाहर बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, हल्ला मचा रही है कि भैया भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, महाराज आप कुछ कीजिए। तो दोस्तों हमारा जो ये राज्य है, इस राज्य की जनता पूरे मूड में है कि हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, बिल्कुल विरोध कर रही है कड़ा, और अपने राजा के पास पहुंच चुकी है कि भैया हमें इससे मुक्ति दिलाओ, हम परेशान हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। तो राजा भी दरबार में बैठा अपना सर खुजा रहा है कि भैया क्या करूं, जनता बहुत परेशान है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसा राजा दरबारियों से कहते हैं। तो दरबारी और राजा आपस में डिस्कशन करने लगते हैं कि भैया इस भ्रष्टाचार का करा क्या जाए। और भ्रष्टाचार, राजा तो यहाँ तक कंफ्यूज है कि भ्रष्टाचार होता कैसा है, उसे ये तक नहीं पता कि भ्रष्टाचार क्या है। स्टोरी में वो अपने दरबारियों से पूछता है कि भ्रष्टाचार होता क्या है, तुम में से किसी लोगों ने उसे देखा है तो मुझे बताओ कि भ्रष्टाचार कैसा होता है। तो बाद में थोड़ा डिस्कशन चलने के बाद राजा अपने दरबारियों से कहता है कि तुम में से कुछ लोग जाओ और हमारे राज्य में घूमो और देखो कि भ्रष्टाचार कैसा होता है, और कुछ दिखे तो मुझे भी बताना, और हो सके तो कुछ नमूना उठा लाना भ्रष्टाचार का और मुझे दिखाना, फिर उसे कुछ दूर करने की हम उसके बारे में सोचेंगे। तो उसके दरबारी जो होते हैं वहाँ पर वो कहते हैं राजा जी हमें आपके सिवा तो कुछ दिखता ही नहीं है, और भ्रष्टाचार बहुत ही एक तरीके से बारीक चीज़ है और हमारी आंखें इतनी बारीक चीज़ों को नहीं देख सकती, उन्हें तो वहाँ पर भी केवल आप देखेंगे। तो इस प्रकार से जो दरबारी होते हैं राजा की तारीफ करने लगते हैं। तो इस प्रकार से तो दरबारी जो है काम को नहीं करते जो राजा उसे दे रहे होते, बल्कि वो राजा की तारीफ करने लगते हैं उल्टा, कि जो है आप हमें आप ही दिखेंगे हर जगह, भ्रष्टाचार हमें कैसे दिखेगा। तो फिर वो दरबारी उनको एक सुझाव देता है कि हमारे ही राज्य में एक जाति है जिसका नाम विशेषज्ञ है, वो जाति के अंदर थोड़ी प्रतिभा है, वो इस बारीक चीज़ों को वो देख सकती है। तो राजा कहता है कि अभी बुलाओ उस जाति को। तो राजा ने दोस्तों आदेश दिया कि इन विशेषज्ञों को यहाँ पर लेकर आया जाए, मैं इनसे बात करूंगा। तो कुछ विशेषज्ञ दरबार में आते हैं और राजा उनको बताते हैं कि भ्रष्टाचार की कुछ समस्या है, हमारी जनता उनसे बहुत परेशान है, आप लोग जाइए और पता लगाइए कि भ्रष्टाचार कैसा होता है और क्या है, और हो सके तो मेरे लिए कुछ नमूना लेके आइएगा। तो विशेषज्ञ कहते हैं ठीक है सरकार, हम चलते हैं। तो वो चले जाते हैं जनता के पास और अपने उसी राज्य में घूमने लगते हैं। 2 महीने बाद वो वापस लौट करके आता है राजा के पास और राजा पूछता है कुछ लेकर आए, भ्रष्टाचार का पता लगा कुछ? सभी दरबारी और राजा एक अटक उनकी ओर देखने लगते हैं और उत्तर का इंतजार करते हैं। तो थोड़ी देर बाद विशेषज्ञ कहता है जी महाराज, मुझे पता लग गया है और मुझे मिल चुका है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की व्याख्या वो कुछ इस प्रकार से करता है कि महाराज भ्रष्टाचार स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, यानी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसे दिखा सकूं, मैं आपको बता सकूं, तो बहुत ही सूक्ष्म है और वो कोई एक जगह नहीं है, वो तो हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, पूरी जगह फैला पड़ा है। तो आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे बताऊं, वो इस वक्त इस राजमहल के अंदर भी है भ्रष्टाचार, वो जहाँ जनता है बाहर हमारे पूरे राज्य में व्याप्त है, यानी वो भ्रष्टाचार जो है हर जगह व्याप्त है और वो बहुत ही सूक्ष्म रूप है उसका, बहुत छोटा रूप उसे हम देख भी नहीं सकते। विशेषज्ञ यहाँ तक कहता है कि जिस गद्दी पर आप बैठे हैं वहां पर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। राजा चौंक जाता है और तुरंत उछलता है अपनी सिंहासन से, कहता है कि यहाँ भी भ्रष्टाचार है। उसके बाद विशेषज्ञ कहता है जी महाराज हर जगह व्याप्त है। तो महाराज कहते हैं तुम तो ये भ्रष्टाचार की विशेषता बता रहे हो या फिर ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर भी स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है और वो भी हर जगह व्याप्त है।
तो विशेषज्ञ कहता है जी महाराज, भ्रष्टाचार ईश्वर की तरह ही है, वो हर जगह व्याप्त है। तो महाराज कहते हैं चलो छोड़ो, तुम ये बताओ इस भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिलेगी हमें, कुछ योजना है तुम्हारे पास तो बताओ। तो वो बताता है कुछ योजना। तो वो योजना कुछ विशेषज्ञ इस प्रकार से बताता है, एक एग्जाम्पल देता है। कहता है कि महाराज जैसे हमने किसी को ठेका दिया, तो ठेका देते हैं तो वह ठेकेदार हो जाता है, और ठेके से ठेकेदार का जन्म होता है। उसी वजह से जो अधिकारी है वो घूस लेना चालू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जहाँ से ये शुरुआत हो रही है, जिसकी जो आधार है यानी ठेका देने से, उस ठेका देने को ही खत्म कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार पे इस प्रकार से काबू पाया जा सकता है। जैसे दोस्तों आप लोगों को मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि घूस भ्रष्टाचार कैसे आया और कैसे खत्म हो गया, ठीक इसी प्रकार से राजा को भी समझ में नहीं आया भैया कि क्या बोल रहा है और कैसे भ्रष्टाचार जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर राजा कहता है भैया तुम एक काम करो, दरबारी लोगों को समझा दो कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। ठीक है, तो वो जाता है, ये विशेषज्ञ दरबारी लोगों को समझाने लगता है कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो विशेषज्ञ उन लोगों को पूरी प्लानिंग, पूरी योजना समझाता है, और उस पूरी योजना और प्लानिंग को समझने के बाद राजा और दरबारी सब परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, क्या कोई आसान तरीका नहीं है। दरबारी परेशान है, राजा परेशान है, राजा की नींद उड़ गई है। तो दरबारी फिर बाद में राजा से कह रहे हैं कि अब एक प्रकार से डिस्कशन चल रहा है, राजा यहाँ है, दरबारी यहाँ है। तो वो उनकी इस योजना को सुन के परेशान हो चुके दोनों की, ये कैसे, क्या योजना इसने बताई है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन इसमें करना पड़ेगा। दरबारी कहते हैं कि महाराज कुछ हमें और सोचना चाहिए, अगर हम इसकी योजना पे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा, अभी जैसा है वैसा ही चलने देते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दरबारी तो फुल विरोध में है कि छोड़ो ये सब हटाओ, नहीं हटाना चाहिए हमें। और राजा भी कहता है हाँ हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए, आसान वाला। उसके बाद दरबारी फिर एक दूसरा ऑप्शन उन लोगों को देते हैं, जो कि अब कनेक्ट होगा हमारे इस सदाचार के तावीज से। वो कंदरा का एक साधु का जिक्र करते हैं, जो बताते हैं कि वो साधु क्या है, बहुत ही ज़्यादा महान है, उन्होंने बड़ी तपस्या करी है और उनके पास एक तावीज़ है जिससे क्या है भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। तो राजा जी कहते हैं कि भैया बुलाओ उन साधु को फटाफट, इतनी बड़ी समस्या है जिससे हम इतना परेशान हैं, अगर इतनी आसानी से सोल्व हो सकती है तो क्यों ना उसे बुलाया जाए। तो इनको साधु को वहाँ बुलाया जाता है और साधु वहाँ पर पेश होता है, और साधु बोलता है कि महाराज मैं कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ और इसी पर काम कर रहा था मैं कि भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए। तो मैंने एक तावीज़ बनाया है, जिस तावीज़ को अगर कोई व्यक्ति पहन ले तो क्या है भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, क्योंकि इस तावीज़ के अंदर ऐसी शक्ति है कि जो व्यक्ति बेईमानी करने की सोचता है, उसकी आत्मा से जो ये पुकार निकलती है कि बेईमानी कर, ये तावीज़ क्या करता है, उस आत्मा का गला दबा देता है, उसको मार देता है, जैसे ही उसके मन से ये निकलती है कि चलो बेईमानी करते हैं। तो इस तावीज़ के ज़रिए क्या है महाराज, आप जो है भ्रष्टाचार पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो महाराज बड़ा खुश हो जाता है, चलो बढ़िया है। तो प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी रहते हैं, हम भ्रष्टाचार की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अच्छा हुआ तुमने इतना बढ़िया रास्ता हमें बताया। तो मुझे तो ऐसे कई तावीज़ चाहिए होंगे, लाखों तावीज़ चाहिए होंगे सबको देने के लिए। तो एक काम करिए, मैं एक कारखाना खोल देता हूँ और आपको उधर का जनरल मैनेजर बना देता हूँ, आप ऐसे ही कई सारे तावीज़ बनाइए और फिर सब तक वितरण कर दीजिए। ये राजा कहता है साधु से। तभी दरबारी कहते हैं कि महाराज आप क्यों राज्य को झंझट में डालते हैं, आप एक काम करिए महाराज, आप इनको ठेका दे दीजिए, आप इन्हें ठेका दे देंगे तो इससे राज्य को भी कोई परेशानी नहीं होगी, और साधु अपने लोगों के द्वारा क्या है तावीज़ बनाएंगे और पूरे के पूरे राज्य में वितरण कर देंगे, इससे राज्य को भी कोई झंझट नहीं उठाना पड़ेगा, राज्य भी परेशान नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं कि बिल्कुल बढ़िया आइडिया दिया है तुमने, ऐसा ही करेंगे। तो महाराज ने तुरंत उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए और कहा कि जाओ ऐसे तावीज़ों का निर्माण करो और बांट। तो महाराज अब बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि चलो समस्या का समाधान तो हुआ। अब कुछ समय बाद वो जाते हैं अपने राज्य में ये चेक करने के लिए कि तावीज़ कैसा काम कर रहा है। तो वो अपने राज्य में जब पहुंचते हैं तो भेष बदल करके जाते हैं, ओब्वियसली राजा के रूप में तो नहीं जाते। तो एक जगह पर पहुंचते हैं, महाराज पहुंचते हैं वहाँ पर 2 तारीख को, और उनकी सैलरी एक दिन पहले ही आ चुकी है, यानी 1 तारीख को उनकी सैलरी आ गई थी। तो महाराज उन्हें चुपके से 5 रुपए का नोट देते हैं और बोलते हैं कुछ काम करवाना है। तो कर्मचारी उस 5 रुपए के नोट लेने से मना कर देता है। राजा ये देख करके बड़ा खुश होता है कि चलो तावीज़ तो बढ़िया काम कर रहा है। तो एक बार फिर किसी और दिन राजा आता है, वो अब पहुँचता है 30 तारीख को ठीक उसी सेम जगह पर, और उनकी सैलरी आती थी 31 को। तो 30 तारीख को वो पहुँचे हैं, तो महाराज उसे 5 रुपए का नोट फिर से देते हैं और बोलते हैं कि कुछ काम करवाना है।
तो वो उसे ले लेता है। महाराज उसका तुरंत हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहा है तू? कह रहे हैं कि तूने तावीज़ नहीं पहना है। वो कहता है नहीं महाराज देखिए मैंने तावीज़ पहन रखा है। तो महाराज ये देख करके बड़े चौंक जाते हैं कि तावीज़ पहन रखा है फिर भी भ्रष्टाचार। तो वो अपना कान तावीज़ के पास लेकर के जाते हैं कि यहाँ से आवाज़ क्या आ रही है। तो वो सुनते हैं और उन्हें उस तावीज़ से आवाज़ आती है कि आज 30 तारीख है, आज तो ले ले। तो इस प्रकार से निबंध पूरा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने इस भ्रष्टाचार की समस्या को कितने ही अलग अंदाज से आप लोगों के सामने रखा है कहानी के रूप में ही। तो यही कला है हरिशंकर परसाई जी के अंदर जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि दिलवा। प्रकार की इनकी एक और रचना है वैष्णव की फिसलन। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर इसे कुल मिलाकर अगर अब इस वाले निबंध को अगर मैं समराइज कर दूं तो समराइजेशन में यही है कि भ्रष्टाचार की समस्या को इन्होंने किस प्रकार से बताया। दरबारी लोग दोस्तों इसके अंदर स्वयं भ्रष्ट होते हैं, इसलिए वो बताते भी नहीं है। आपने देखा होगा इस विशेषज्ञ ने जब उनकी ये सब चीज़ें बताई तो दरबारियों ने इनका विरोध किया और इसने जो कारण बताया था, रीज़न बताया था भ्रष्टाचार का ठेका देने से ही भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। और दरबारी बाद में राजा को खुद ये बात बोलते हैं कि आप इस साधु को ठेका दे दीजिए। तो इससे आपको पता लग रहा है कि दरबारी किस प्रकार से जो राजा के वहाँ पर थे वो खुद ही भ्रष्ट थे उसके पास, और इसी चीज़ को वो और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो हरिशंकर परसाई जी ने इसमें से कई सारी चीज़ इसके अंदर डाला है, जिससे आपको पता लग सकता है कि क्या स्थिति है भ्रष्टाचार की, किस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा व्याप्त है और कैसे वो एक समस्या बनी पड़ी है। लास्ट में दोस्तों जो मैंने आपको बताया सैलरी वाला, तो यहाँ पर उन्होंने एक बात और स्पष्ट करी है कि जब व्यक्ति के जीवन में अभाव होता है तभी व्यक्ति भ्रष्ट बनता है। तो सैलरी मिलने के बाद उसके पास जब चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, अभाव नहीं है उसके पास, तो कुछ दिन तक वो क्या है एकदम सही रहता है, भ्रष्ट नहीं बनता। यानी जब उसके पास चीज़ें हैं, सुविधा है, तो भ्रष्टाचार उत्पन्न वहाँ पर नहीं होता। अभाव के कारण ही क्या है भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इस बात को भी लास्ट में थोड़ा बहुत जिक्र कर देते हैं। और बाकी आप इसे खुद जा करके पढ़ना और खुद कोशिश करना कि हरिशंकर परसाई जी क्या क्या बातें कहना चाह रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहते हैं, वो पढ़ने वाले पर ही छोड़ देते हैं कि वो उससे क्या चीज़ निकालना चाहते हैं और उससे क्या समझे। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने हिंदी साहित्य के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी है, हिंदी साहित्य के सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी पर मैंने वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, वो वीडियोस आपके बहुत काम आएगी। मैंने उधर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है किस तरीके से सामने आया। तो आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपके जो बेसिक्स हैं बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।